आज मुझे राजेंद्रपुरा की इस पावन धरती पर आने का सौभाग्य मिला है। निश्चित रूप से गर्व की अनुभूति हो रही है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में आज के दिन का एक अहम पड़ाव माना जाता है। अब सबको मालूम है कि पूज्य बापू ने आज ही के दिन 1930 में नमक सत्याग्रह के नाम से जो सत्याग्रह शुरू किया, साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा का शुभारंभ उन्होंने किया था और अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दी थी। आज जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहा है तो आप सबने अभी देखा होगा दूरदर्शन पर देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सुबह उस दांडी यात्रा का शुभारंभ किया। सत्याग्रह के एक दिन पहले 11 मार्च 1930 को साबरमती नदी के किनारे जो सत्याग्रही उपस्थित हुए, उनसे बापू ने जो बात कही थी, मुझे लगता है कि हम सबको आज उसे स्मरण करना चाहिए। बापू ने कहा था कि इतिहास ऐसे महान पुरुषों के उदाहरणों से भरा है जो आत्मविश्वास, बहादुरी और तप के बल से नेतृत्व की ओर बढ़े। यदि हम ईमानदारी से स्वराज की आकांक्षा करते हैं तो इसे प्राप्त करने के लिए अगर हम अधीर हैं तो समान आत्मविश्वास भी होना चाहिए। और जहाँ साधन साफ हो वहाँ ईश्वर निसंदेह अपने आशीर्वाद के साथ मौजूद रहते हैं। और आप सबको मालूम है कि अंग्रेजी सत्ता की चूल हिल गई। 2 तारीखें बड़ी महत्वपूर्ण है इस देश के इतिहास में, एक 12 मार्च और दूसरा 8 या 9 अगस्त 1942 कर सकते हैं। 8 अगस्त को ही मुंबई के टैंक मैदान में बापू की जो बड़ी सभा हुई जिसमें उन्होंने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था। और आपको याद है कि 9 अगस्त से पूरे हिंदुस्तान के अंदर क्या किसान, क्या मजदूर, क्या अध्यापक, क्या वकील, क्या बच्चे, क्या सब सड़क पर निकल गए और जिसके फलस्वरूप हमें 1947 में आजादी मिली। उसके बाद का इतिहास आप सब जानते हैं। मैं अपने को यहीं तक केंद्रित करता हूँ। हिमालय के हिमाच्छादित शिखरों की तरफ अनेक महापुरुषों ने जम्मू कश्मीर की धरती पर भी त्याग किया, अपने को मिटा करके देश को बचाया। और जिस गुलामी की जंजीरों से देश जकड़ा हुआ था सैकड़ों साल से, उन जंजीरों को ही नहीं तोड़ा बल्कि हमें स्वच्छंद वातावरण में रहने का अवसर प्रदान किया। 15 अगस्त 2017 को आप सबने प्रधानमंत्री जी को सुना होगा लाल किले की प्राचीर से। उस समय वहां उन्होंने आह्वान किया था देश का कि 75वीं वर्षगांठ आजादी की जब 2022 में हम मनावें तो अपनी साझी ताकत के दम पर नए भारत के निर्माण के लिए हमें आहुति देने के लिए तैयार रहना चाहिए। मुझे लगता है कि उनके शब्दों से प्रेरणा लेते हुए स्वाधीनता के 75 वर्षों का जश्न आज से अगले 75 हफ्तों तक आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जाए। और मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, प्रशासन ने कार्यक्रम आयोजित किया। मुझे लगता है कि हर भारतीय का यह कर्तव्य है कि वो सरकार कार्यक्रम करे। मुझे लगता है इससे सफलता नहीं मिलेगी। जम्मू कश्मीर का हर नागरिक इस आजादी के अमृत महोत्सव में अपनी जिम्मेदारी और अपनी भागीदारी करे। मैं समझता हूँ तब जाकर के हम कार्यक्रम की सफलता को अपने मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। पिछले हफ्ते एक बैठक हुई थी जिसमें सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने आजादी के 75वें वर्ष या अमृत महोत्सव का जो विजन रखा, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उसको ध्यान से सुनने की जरूरत है। एक ऐसा पर्व होना चाहिए जिसमें स्वतंत्रता संग्राम की भावना भी हो, उसका त्याग भी हो और इन दोनों का साक्षात अनुभव हो सके, जिसमें देश के शहीदों को श्रद्धांजलि भी हो और उनके सपनों के भारत बनाने का संकल्प भी।
जिसमें सनातन भारत के गौरव की झलक भी हो और जिसमें आधुनिक भारत की चमक भी हो, जिसमें मनुष्यों के आध्यात्म का प्रकाश भी हो और जिसमें हमारे वैज्ञानिकों की प्रतिभा और सामर्थ्य के दर्शन भी हो। मुझे लगता है कि आज हमें संकल्प लेने की जरूरत है कि ऐसे भारत के निर्माण में हम भारत के नागरिक पूरी ताकत से झुकेंगे और जब 15 अगस्त 2022 को 75वां आजादी का महोत्सव हम मनाएंगे तो हम भी उसमें सहयोगी बनेंगे, सहभागी बनेंगे। ये संकल्प मुझे लगता है कि आज लेने की जरूरत है। हमारे देश की संस्कृति कहती है कि कोई भी बड़ा काम, शुभ काम शुरू करने के पहले सबसे पहले हमारे यहाँ तीर्थ स्थलों में जाया जाता है, लोग तीर्थ जाते हैं। मुझे लगता है कि मेरी मनोकामना आज पूरी हुई। आजादी का 75वां महोत्सव मनाने की जब शुभारंभ हम सब ने किया, हम सब ने मिल करके, तो मुझे आरएसपुरा के इस तीर्थ स्थल पर आने का सौभाग्य मिला। ये मैं मानता हूँ कि हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। और प्रथम वीरता और त्याग के प्रतिदिन ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी की इस पावन धरती को मैं हृदय से कोटि कोटि नमन करता हूँ और उनकी पुण्य स्मृति को प्रणाम करता हूँ। और उनके जन्म स्थान से जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों को आजादी के अमृत महोत्सव की शुभकामनाएं भी देता हूँ। एक दूसरा कार्यक्रम बारामूला में भी हो रहा, मकबूल शेरवानी साहब की जन्मस्थली पर, वहां भी कश्मीर डिवीजन के लोग हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से एक बात कही थी कि नयनम छिंदन्ति प्राणी नयनम दहति पावक। इस आत्मा को शस्त्र न काट सकता है, न अग्नि से जला सकती है। बगुना की मिट्टी में 1899 में जो शूरवीर पैदा हुआ, जिसका नाम राजेंद्र सिंह था, वह उस अमर स्थिति को कैसे प्राप्त हुआ, उनकी शूरवीरता की कहानियां आप सबने पढ़ी। और मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि अब जम्मू कश्मीर के विद्यालयों में, पुस्तकों में राजेंद्र सिंह और तमाम गुमनाम शहीदों की गाथा भी आगे से पढ़ाई जाए, इसका इंतजाम हम करना चाहते हैं। मुट्ठीभर सिपाहियों के साथ पाकिस्तानी आक्रमणकारियों का मुकाबला करते हुए ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी ने केवल जम्मू कश्मीर की रक्षा नहीं की, बल्कि हिंदुस्तान की रक्षा की और देश के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। अगर ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी नहीं होते तो हम सब जानते हैं कि आज जिसे हम कश्मीर वैली कहते हैं, तो आज हमारे हाथ में न होती। ऐसे महान सपूत का यह राष्ट्र ऋणी है। उनकी वीरता ने जो दुश्मन को संदेश भेजा, हिंदुस्तान में एक ऐसा योद्धा है जो बड़ी से बड़ी सेना के पांव के नीचे से जमीन खसका सकता है, और ऐसी ताकत रखता है। ऐसा काम ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी ने किया। उनकी कहानियां मैंने भी कभी पढ़ी थी। उनके जो साथी थे, 24 अक्टूबर 1947 पूरी में मौजूद, उनके वीरता को शब्दों में वर्णन करना मुझे लगता है कि मेरे पास शब्द नहीं है। रामपुर बुनियाद में 25 अक्टूबर 47 को दुश्मनों से शेरों की तरह लड़े और घायल होने के बावजूद भी अपने जाबाज सिपाही साथियों के साथ दुश्मनों को 48 घंटे तक रोके रखा। तब जाकर के भारत की सेना आई और आज हम सब यहाँ खड़े हैं धरती पर, तो इसका श्रेय राजेंद्र सिंह और उनके साथियों को जाता। जहाँ उन्होंने आखिरी सांस ली, मैं समझता हूँ हमारे लिए निर्वाण भूमि है, पवित्र भूमि है। आपको याद होगा, फांसी के फंदे पर झूलते हुए महान स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल ने एक गजल गाई थी। मैं उनसे उसकी 2 लाइनें आपके समक्ष में रखना चाहता हूँ। दिल में तूफानों की टोली और नसों में इनकलाब, होश दुश्मन के उड़ा देंगे, हमें रोको न आज, जिंदगी तो अपनी मेहमान मौत की महफिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। मित्रों, बिस्मिल के कहे एकाएक शब्द हृदय पर वार करते हैं, आग्रह करते हैं, अपनी मिट्टी के लिए सब कुछ
न्यौछावर करने की केवल गुहार नहीं करते बल्कि प्रेरणा देते हैं। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी, विक्रमा सिंह जी, नायक जनक सिंह जी, सिपाही कृपाराम जी, हवलदार संसार सिंह जी, सिपाही हीरालाल जी ने जो खून बहाया था वो जम्मू कश्मीर के सुनहरे भविष्य के लिए बहाया। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि त्याग करने वाले ही जीवन में नया उजाला ला सकते। और महान संत कबीर ने एक बात कही थी कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लाखती हार, जो घर फूके अपना चलो हमारे साथ। मैं समझता हूँ कि कबीर जी ने जो आह्वान किया, अगर हिम्मत है त्याग की, अपना घर जलाने की, तो आइए हमारे साथ इसी भाव से राजेंद्र सिंह जी और उनके साथ ही निकले थे। और तमाम स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना सब कुछ बलिदान दे करके आज ये स्थिति हमको मिली है, देश आजाद हुआ है, तो उनके त्याग, तपस्या और बलिदान के कारण। इन लोगों ने अपना घर नहीं देखा, अपने परिवार का ख्याल नहीं किया, बल्कि देश के खातिर सब कुछ किया। और आज जम्मू कश्मीर में एक नए युग की शुरुआत अगर हुई है तो उसका श्रेय ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी और ऐसे तमाम गुमनाम हीरो का त्याग और तप है। और जम्मू कश्मीर की आत्मा को हम पाकिस्तानी आक्रमणकारियों से बचाने में कामयाब हुए हैं तो ऐसे महान योद्धाओं के तप के कारण हुए। उपनिषद में एक मंत्र आता है, अग्नि मैं सुपथा राय, हे अग्नि हमें कर्म के लिए सन्मार्ग पर ले चले। इस प्रकार ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, मकबूल शेरवानी और वीमेन सेल्फ डिफेंस कोर की महिलाओं ने जम्मू कश्मीर की आत्मा और एक एक इंच भूमि के अपने प्राणों को दाव पर लगा करके रक्षा की। जिस सन्मार्ग पर वह चले उसी भावना के साथ हमें संकल्प लेने की जरूरत है। इस जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की एक एक इंच भूमि पर विकास की मुख्य धारा से जोड़ना ही होगा। इसका संकल्प मुझे लगता है कि आज लेने का दिन है। अपने राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक इतिहास की गौरवशाली परंपरा के अंकुर को वर्तमान और भविष्य के वृक्ष के स्वरूप में लहराते हुए हम सब देखना चाहते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव की यही मूल भावना जम्मू कश्मीर का सपना ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी ने देखा था, मकबूल शेरवानी ने देखा था, या उन साथियों ने देखा था। मुझे लगता है कि वो सपना पूरा हुआ कि नहीं हुआ, इस पर हमें सोचने की जरूरत है। अगर नहीं हुआ तो उसे हम कैसे पूरा कर सकते हैं, इस पर हमें संकल्प लेने की जरूरत है। धरती पर शैव दर्शन, बौद्ध दर्शन, मीमांसक, नैयायिक, सिद्ध, तांत्रिक, सूफी दर्शन, ये तमाम दर्शन यहाँ फले फूले और सनातन परंपरा को बचाए रखने के लिए इन अनेक लोगों ने कुर्बानी दी। उन्हें आने वाले 75 सप्ताह तक सरकार और प्रशासन तो कार्यक्रम करेगा ही। मैं आप सबसे विनती करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि जन भागीदारी के आधार पर हमारे विद्यालय हैं, कॉलेज हैं, गांव हैं, शहर हैं, हर जगह में 75 सप्ताह कार्यक्रम करना है। और जो भी ऐसे अनसंग हीरोज हमारे हैं, किसी गांव में कोई ऐसा शहीद होगा जिसे हम नहीं जानते, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं हमारे सूचना विभाग को, कला और संस्कृति के विभाग को इस तरह के नामों को कृपा करके भेजने का काम करिए। हर गांव में, हर विद्यालय में आने वाले 75 सप्ताह तक प्रशासन की ओर से हम कार्यक्रम करना चाहते हैं। और उनकी जीवन गाथा जम्मू कश्मीर के कोने कोने तक पहुंचे और नौजवान को उससे प्रेरणा मिले, इसका इंतजाम भी प्रशासन करना चाहता। हमारे जो सूरवीर बलिदानी रहे हैं, उन्होंने जो हमको कुछ प्रेरणा दी, जो रास्ता उन्होंने हमें दिखाया, उस रास्ते पर चलने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मुझे लगता है कि बच्चों को, नौजवान पीढ़ी को हम सबको बताने की जरूरत है। नए जम्मू कश्मीर के संकल्प को सिद्धि में हम कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, मुझे लगता है इन 75 सप्ताहों में इस काम को हमें करके निश्चित रूप से जनता को समर्पित करना। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस महोत्सव के मोटे तौर पर 5 पिलर्स तय किए। पहला है फ्रीडम स्ट्रगल, दूसरा है IGR at 75,
तीसरा है अचीवमेंट एट 75, मैंने 75 वर्ष में मिला क्या, अचीवमेंट क्या। चौथा एक्शन एट 75, मैंने 75वें आजादी के अमृत महोत्सव में क्या क्या हमें करना है। और पांचवा रिजॉल्व एट 75, ये जो इन्होंने थीम दिया है प्रधानमंत्री जी ने, मुझे लगता है हर देशवासी को और हम प्रशासन की ओर से आपको भरोसा देना चाहते हैं, ईमानदारी से इन कार्यक्रमों को हम आगे करने की हर संभव कोशिश करेंगे। इन पांचों पिलर्स के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के हर कोने हर वर्ग के योगदान को जन भागीदारी के माध्यम से लोगों के सामने हम लाना चाहते हैं। भाइयों बहनों, आयतरीय ब्राह्मण का एक सूत्र है, कलि शयानो भवति संजिहा नस्तु द्वापरः उत्तिष्ठम् स्थित्वा भवति कृतं संपदते चरण चरैवेति चरैवेति चरैवेति। जो सो रहा है वह कलि है, निद्रा से उठकर बैठने वाला वो द्वापर है और उठकर खड़ा हो जाने वाला वो त्रेता है। लेकिन जो चल पड़ता है वही कृतयुग है, सतयुग है, स्वर्ण युग बन जाता है। और इसीलिए चलते रहो चलते रहो चलते रहो, जब तक अभीष्ट लक्ष्य हमें प्राप्त नहीं होगा, अनवरत चल के उस लक्ष्य को हमें प्राप्त करना होगा, जिसके लिए राजेंद्र सिंह जी, मकबूल शेरवानी ऐसे तमाम शहीदों ने अपना बलिदान दिया था। यह सूत्र ही हमारी प्रेरणा होनी चाहिए। आजादी के अमृत महोत्सव की यात्रा की हमारी मंजिल है और अगर हम हर कदम परिपूर्णता के साथ, बोध की समग्रता के साथ रखेंगे तो निश्चित रूप से वर्तमान पीढ़ी जिसके कंधे पर विकास की, आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर और आत्मनिर्भर भारत बनाने की जिम्मेदारी, उसे सतयुग अर्जित करने के लिए, अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा मिलेगी, ये मुझे विश्वास है। महाकवि बल्लभ राय तरंगणी में एक बात कहते हैं, इतिहासकार की लेखनी राग द्वेष से मुक्त होनी चाहिए। मैं मानता हूँ इस बात को, किसी भी लेखक, यह बात किसी भी लेखक के ऊपर लागू होगी। जिस धरती को ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी और उनके साथियों ने खून से सींचा, उसके बाद जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, निराग्रह होगा कि इस पर विचार करने की जरूरत है। इस पर बहुत कुछ लिखा गया है, कहा गया है, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने अंतरात्मा में झांक करके देखिए तो उसके बाद हुआ क्या और तब इसका विश्लेषण कीजिए। मैं मानता हूँ कि हमारी नई पीढ़ी ने भी उसे पढ़ा है, समझा। जम्मू कश्मीर का सामान्य नागरिक परेशानी में क्यों है, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं जिनके मूल कारणों में जाने की जरूरत है। चौधर के रास्ते पर चलने वाले लेखकों की दो चार बातें अगर उद्धृत की जाए तो मुझे लगता है उचित होगा। जिस आदर्श की बुनियाद पर हमने स्वाधीनता हासिल की, वही वंचितों शोषितों को क्या अधिकार मिल सका, क्या युवा देश के बाकी हिस्सों में जिस तरह से तरक्की किया उसे तरक्की मिल सकी, ये सब प्रश्न है जिन पर विचार करने की जरूरत है। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी, मकबूल शेरवानी और उनके जैसे बलिदानी योद्धाओं के आदर्शों को क्या हमने याद रखा, क्या इतिहास की किताबों में हम अपनी भावी पीढ़ी को इनके बलिदानों के बारे में बता सके, इन प्रश्नों पर आज हमें विचार करने की जरूरत है। 5 अगस्त 2019 को मुझे लगता है कि देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री ने नीतियों को बदला और एक बड़ा प्रहार मुझे लगता है कि हुआ है। अनेक ऐसे कानून जो गरीबों, वंचितों और तमाम लोगों को हक देने में बाधक थे, उन कानूनों को बदलने का काम देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री ने किया है। और हम कह सकते हैं कि हमारे किसान, हमारी युवा पीढ़ी का हाथ मजबूत हो, इसके लिए जो भी करना होगा कानून में बदलाव, वो भी देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारा प्रशासन करेगा। मैं आपको भरोसा देना चाहता हूँ कि परियोजनाओं में गति हो, पारदर्शिता हो, लोगों की भलाई के लिए काम हो, इसकी हम कोशिश कर रहे हैं। और हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि हमारे मन में कोई चोर नहीं है। आपको कुछ भी लगता है कि गलत हो रहा है, दरवाजा खुला है, पाइए, बताइए, हम स्वागत करेंगे आपका। और हम नियत ईमानदारी की नियत से हम चाहते हैं
कि बदलाव की इस बयार को निश्चित रूप से तेज किया जाए ताकि जम्मू कश्मीर भी देश के बाकी राज्यों की तरह विकास की जो गति है उस गति के साथ चल सके। इस काम को हम आने वाले दिनों में करना चाहते हैं। आप सब जानते हैं, मैंने बस स्टैंड के उद्घाटन में कई यहाँ सम्मानीय लोग हैं, उस दिन मैंने एक बात कही और मुझे लगता है कि मैं आज दोहराना चाहता हूँ। इतनी संपदा होने के बावजूद क्या कारण रहा है कि आज भी 977 गांव हैं जो सड़क से नहीं जुड़े? क्या कारण है देश के विभिन्न हिस्सों में ग्रामीण अंचलों में 20 घंटे 22 घंटे बिजली मिल रही है? कारण क्या है कि जम्मू जैसे शहर में भी 20-22 घंटे बिजली देना एक कठिन काम। आप सब जानते हैं, मुझे लगता है कि इन प्रश्नों को विचार करिए। पिछले साल का जो जम्मू का बजट था 1 लाख करोड़ रुपए का, और जम्मू कश्मीर की आबादी 1 करोड़ 30 लाख। बिहार का बजट पिछले साल का 2 लाख करोड़ था और बिहार की आबादी 11 करोड़ से ज्यादा 12 करोड़। उत्तर प्रदेश का बजट 5 लाख करोड़ का, उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ 26 करोड़। मैं यूपी बिहार की बात इसलिए कर रहा हूँ, वो भी देश के पिछड़े राज्यों में उनकी जिंदगी। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज वहाँ किसी गांव में सड़क बनाने की अब जरूरत नहीं रह गई। वहाँ के गांव में 20 घंटे 22 घंटे बिजली आ रही है। समझने की बात है कि बजट का ज्यादा आवंटन होने के बाद भी 73 वर्षों में सड़क, बिजली और पानी यहाँ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, इस पर आप विचार करिए। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि राजेंद्र सिंह जी को असली श्रद्धांजलि होगी, इन तमाम शहीदों को असली श्रद्धांजलि होगी कि आने वाले 2.5-3 वर्षों में जो 72 साल में नहीं हुआ है, हम सब मिल करके उसे पूरा करें, तब हम सही श्रद्धांजलि से मानेंगे और इस काम को हम ईमानदारी से करना चाहते हैं। मैं किसी के ऊपर कोई आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ। जो व्यवस्था थी वो व्यवस्था चली है, लेकिन एक नई व्यवस्था के अंतर्गत लोगों को उनका अधिकार मिले, उनका हक मिले, ये बात हम सब ईमानदारी की कोशिश करेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा में 26 जनवरी 1950 को एक बात कही थी कि राजनीतिक समानता तो हमें मिल गई, लेकिन सामाजिक और आर्थिक समानता पर हमें काम करना होगा। और लंबे समय तक हमने उस असमानता पर ध्यान नहीं दिया तो राजनीतिक व्यवस्था पर आघात करें। मुझे लगता है कि हम सब आभारी हैं देश के प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने जंजीरों को तोड़ा और ऐसी व्यवस्था भी है कि अब किसान को सेब और फ्रूट लगाने के लिए किसी सरकारी अनुमति की जरूरत नहीं तो पहले सेब का बगीचा लगाने के लिए भी प्रशासन से अनुमति लेने की जरूरत थी। अब ये अनुमति की जरूरत खत्म हुई है, तो मैं समझता हूँ कि इसका श्रेय देश के प्रधानमंत्री को जाता है। मैंने जिक्र किया आपको कि 977 गाँव सड़क से नहीं जुड़े हैं, ये सड़क से जुड़ेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि स्वीपर का लड़का भी इस स्टेट में डॉक्टर बन सकता है, इसका मार्ग भी यहाँ प्रशस्त हुआ। मैं कहना चाहता हूँ दूर दराज के गाँव में 3-4 सालों में नहीं बल्कि 2.5 सालों में 22 घंटे बिजली बने, इसका भी प्रबंध प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा प्रशासन करना चाहता है। और मैं कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए के इलाज की सुविधा इंश्योरेंस के तौर पर अगर यहाँ प्राप्त हुई है बिना किसी भेदभाव के, तो ये भी इसके कारण हो सका। पंचायतों में पारदर्शी तरीके से विकास की कोशिश हम कर रहे हैं। अभी जिला पंचायत डीडीसी के अध्यक्ष महोदय ने कहा यह मंच नहीं है कि मैं उस पर चर्चा करूं, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूँ कि हम सब ने ईमानदारी से कोशिश नई व्यवस्था और हम आश्वस्त करना चाहते हैं ये हमारा बच्चा है डीडीसी, हमारा मैंने देश के प्रधानमंत्री, देश की सरकार और हमारे प्रशासन, और ये मजबूत हो, ये फले फूले और विकास में सबसे ज्यादा इसका योगदान हो, इसके लिए कोई कदम हम पीछे नहीं रखने वाले। मित्रों, आजादी का अमृत महोत्सव एक ऐसा अवसर जब हमें उन स्वतंत्रता सेनानियों को भी याद करना चाहिए जिन्हें इतिहास के पन्नों में जगह नहीं मिली। ऐसे अनेक लोग हैं जिनको इतिहास के पन्नों में जगह नहीं मिली। यहीं के पंजाब सिंह को पिछले साल राष्ट्रपति जी ने बुलाया था और उन्हें सम्मानित किया। उनकी और सैकड़ों अन्य स्वतंत्रता सेनानियों की प्रेरक कहानियां हमें नई पीढ़ी तक पहुंचानी है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 75 सालों में बहुत लोगों ने
योगदान दिया है और हर किसी के योगदान को स्वीकार करते हमें अपने लक्ष्यों की तरफ आगे बढ़ना है। जम्मू कश्मीर की ऐसी सैकड़ों शख्सियतें जिनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं, जिन्होंने जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में कीर्तिमान स्थापित किया है, उनके बारे में भी इस अभियान के दौरान हम लोग कोशिश करेंगे। और आपसे भी मेरा अनुरोध होगा, जम्मू की कश्मीर की युवा पीढ़ी को, यहाँ के बच्चों को ये प्रेरक कथाएं बताई जाए, चाहे वो आध्यात्म के क्षेत्र में हो, राजनीति के क्षेत्र में हो, हैंडीक्राफ्ट में हो, संगीत में हो, साइंस में हो, मेडिसिन में हो, इन सब के बारे में लोगों तक कैसे हम उनकी कहानियां पहुंचा सकें, तब जन भागीदारी बढ़ेगी, लोग उनका सम्मान करेंगे। और अमृत महोत्सव की मूल भावना यही है, ऐसे लोगों से प्रेरणा लेना। मैं मानता हूं तब एक अच्छे भविष्य की ओर हम सब बढ़ सकेंगे। वर्तमान पीढ़ी ऐसे नई तकनीक का अधिकतम प्रयोग कर सके, आने वाले दिनों में इंडस्ट्रियलाइजेशन को कैसे हम गति दे सके, एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को कैसे हम साकार कर सकें। अभी 8 तारीख को महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समाप्त हुआ। महिलाओं को कैसे हम मजबूत कर सकें। जम्मू कश्मीर के इतिहास में तो पहले से ही महिलाओं का योगदान मैं समझता हूँ स्वर्णाक्षरों में लिखा गया है। उनको सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता तो मिले ही, मुझे लगता है वर्क फोर्स में भी उन्हें समान अवसर मिले, औद्योगिकीकरण में भी, इंटरप्रेन्योरशिप में भी उनको समान अवसर मिले। इस दिशा में अगर हम काम कर सके तो निश्चित रूप से आजादी का अमृत महोत्सव हम अच्छे ढंग से मना सकेंगे। और दूसरी बात, आने वाले 25 वर्षों भारत या जम्मू कश्मीर हम कैसा देखना चाहते हैं, इसे भी हमें तय करना होगा। तब मैं समझता हूँ कि जो लक्ष्य हम चाहते हैं वो लक्ष्य हम पूरा कर सकेंगे। यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, लोगों में टैलेंट है, लेकिन हमको जोर देने की जरूरत है। वर्तमान पीढ़ी को वो शिक्षा दी जाए जो इंडस्ट्री की मांग है, जो नए समय की मांग है। साइंस और तकनीक के क्षेत्र में अनवरत हो रहे परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए जिस बदलाव की आवश्यकता है, उस बदलाव को भी हम त्वरित गति से करें। हमारे जो अचीवमेंट है उनका विश्लेषण करते हुए आने वाले समय में कैसी आइडियाज को हमें इम्प्लीमेंट करना है, कृषि और इंडस्ट्री में क्रांति कैसे आ सकती है, ये समझना जरूरी है। आइडियाज को खड़े होने का आधार हमारी परंपरा देती है और वहीं से हमें संकल्प होता है। दुनिया के बाकी देशों की तरह या देश के बाकी राज्यों की तरह इंडस्ट्री 4.0 पर हम काम कैसे कर सकते हैं। और इसलिए मैं समझता हूँ कि अगले 75 हफ्तों में हमें पॉलिसी लीवर, फंडिंग मॉडल, फोकस एरियाज, की ड्राइवर्स और की बैरियर्स तथा इम्प्लीमेंटेशन और उसकी स्ट्रेटजी पर भी ध्यान देना है, ताकि अगले साल जब राष्ट्र का 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाए तो आर्थिक और सामाजिक दोनों क्षेत्रों में यहाँ भी हम आमूल परिवर्तन करने में समर्थ हो सकें। इस तरह से हमें काम करने की जरूरत है। स्वामी विवेकानंद जी का कहना था कि हमारा देश एक संदेश देना चाहता, एक मिशन को पूरा करना चाहता, एक नियति तक पहुंचना चाहता है। भारत का मिशन मानवता का मार्गदर्शन करना है। स्वामी विवेकानंद जी की बात को ध्यान में रखते हुए, कड़ियों से कड़ियों को जोड़ते हुए 2047 में जब नई पीढ़ी देश का 100वां स्वतंत्रता दिवस मनाए तो उसके पास 75 साल के अवसर पर जुटाई गई समृद्ध परंपरा भी हो और इन 25 वर्षों में ऐसा काम करें कि दुनिया में भारत सबसे शक्तिशाली और सक्षम राष्ट्र बन सके। इसका संकल्प हमें लेने की आवश्यकता है। भाइयों बहनों, आजादी का अमृत महोत्सव मानवता की रक्षा, सर्वधर्म समभाव, विश्व बंधुत्व तथा सामाजिक समरसता के भाव से मनाना है। ये बात हमें बराबर ध्यान में रखनी। हमारा उत्सव है, हमारी परंपरा और हमारे भविष्य का उत्सव। इन सब में इन सब बातों का ध्यान हमें रखना होगा। मैं जम्मू कश्मीर के जन से निवेदन करूंगा, प्रशासन के हमारे सभी साथी हैं, वो भी कार्यक्रम बनाएंगे। मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रशासन आपका है, आपको जो भी सुझाव देना है, मैं आपको खुले मन से कहना चाहता हूँ कि आप सुझाव दीजिए।
आपके सुझाव के आधार पर, आपके सहयोग से 75 सप्ताह पूरे जम्मू कश्मीर में ये कार्यक्रम हम चलाना चाहते हैं और आपकी भागीदारी के लिए आपसे विनती करना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं। हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर गांव में, शहर के हर मोहल्ले में ये कार्यक्रम हो, इसमें आप हमारा सहयोग करिए। अंत में देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 2 पंक्तियां कहता हुआ अपनी बात में खत्म करूंगा। आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के मोहजाल में आने वाला कल न भुलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। आप सबको आजादी के अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी के परिजनों को मैं पूरे यूपी प्रशासन की ओर से विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। आप पधारे, आपका हम एक बार आभार व्यक्त करते हैं पूरे प्रशासन की ओर से, और यहाँ पर उपस्थित सभी देवी और सज्जनों मित्रों के प्रति हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करते हुए राजेंद्र सिंह जी की पुण्य स्मृति को प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात यही पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं समझता हूँ कि कबीर जी ने जो आह्वान किया, अगर हिम्मत है त्याग की, अपना घर जलाने की, तो आइए हमारे साथ इसी भाव से राजेंद्र सिंह जी और उनके साथ ही निकले थे और तमाम स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना सब कुछ बलिदान दे करके आज ये स्थिति हमको मिली है। देश आजाद हुआ है तो उनके त्याग, तपस्या और बलिदान के कारण। इन लोगों ने अपना घर नहीं देखा, अपने परिवार का ख्याल नहीं किया, बल्कि देश के खातिर सब कुछ किया। और आज जम्मू कश्मीर में एक नए युग की शुरुआत अगर हुई है तो उसका श्रेय ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी और ऐसे तमाम गुमनाम हीरो का त्याग और तप है। और जम्मू कश्मीर की आत्मा को हम पाकिस्तानी आक्रमणकारियों से बचाने में कामयाब हुए हैं तो ऐसे महान योद्धाओं के तप के कारण हुए। उपनिषद में एक मंत्र आता है, अग्नि न सुपथा राय, हे अग्नि हमें कर्म के लिए सन्मार्ग पर ले चले। इस प्रकार ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, मकबूल शेरवानी और वीमेन सेल्फ डिफेंस कोर की महिलाओं ने जम्मू कश्मीर की आत्मा और एक एक इंच खून के अपने प्राणों को दाव पर लगा करके रक्षा की। जिस सन्मार्ग पर वह चले उसी भावना के साथ हमें संकल्प लेने की जरूरत है। इस जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की एक एक इंच भूमि पर विकास की मुख्य धारा से जोड़ना ही होगा। इसका संकल्प मुझे लगता है कि आज लेने का दिन है। अपने राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक इतिहास की गौरवशाली परंपरा के अंकुर को वर्तमान और भविष्य के वृक्ष के स्वरूप में लहराते हुए हम सब देखना चाहते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव की यही मूल भावना जम्मू कश्मीर का सपना ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी ने देखा था, मकबूल शेरवानी ने देखा था, या उन साथियों ने देखा था। मुझे लगता है कि वो सपना पूरा हुआ कि नहीं हुआ, इस पर हमें सोचने की जरूरत है। अगर नहीं हुआ तो उसे हम कैसे पूरा कर सकते हैं, इस पर हमें संकल्प लेने की जरूरत है। धरती पर शैव दर्शन, बौद्ध दर्शन, मीमांसक, नैयायिक, सिद्ध, तांत्रिक, सूफी दर्शन, ये तमाम दर्शन यहाँ फले फूले और सनातन परंपरा को बचाए रखने के लिए इन अनेक लोगों ने कुर्बानी दी। उन्हें आने वाले 75 सप्ताह तक सरकार और प्रशासन तो कार्यक्रम करेगा ही। मैं आप सबसे विनती करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि जन भागीदारी के आधार पर हमारे विद्यालय हैं, कॉलेज हैं, गांव हैं, शहर हैं, हर जगह में 75 सप्ताह कार्यक्रम करना है। और जो भी ऐसे अनसंग हीरोज हमारे हैं, किसी गांव में कोई ऐसा शहीद होगा जिसे हम नहीं जानते, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं हमारे सूचना विभाग को, कला और संस्कृति के विभाग को
इस तरह के नामों को कृपा करके भेजने का काम करिए और गांव में हर विद्यालय में आने वाले 75 सप्ताह तक प्रशासन की ओर से हम कार्यक्रम करना चाहते हैं और उनकी जीवन गाथा जम्मू कश्मीर के कोने कोने तक पहुंचे और नौजवान को उससे प्रेरणा मिले, इसका इंतजाम भी प्रशासन करना चाहता। हमारे जो सूरवीर बलिदानी रहे उन्होंने जो हमको कुछ प्रेरणा दी, जो रास्ता उन्होंने हमें दिखाया, उस रास्ते पर चलने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मुझे लगता है कि बच्चों को, नौजवान पीढ़ी को हम सबको बताने की जरूरत है। नए जम्मू कश्मीर के संकल्प को सिद्धि में हम कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, मुझे लगता है इन 75 सप्ताहों में इस काम को हमें करके निश्चित रूप से जनता को समर्पित करना। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस महोत्सव के मोटे तौर पर 5 पिलर्स तय किए। पहला है फ्रीडम स्ट्रगल, दूसरा है आइडिया एट 75, तीसरा है अचीवमेंट एट 75, मैंने 75 वर्ष में मिला क्या, अचीवमेंट क्या, चौथा एक्शन एट 75, मैंने 75वें आजादी के अमृत महोत्सव में क्या क्या हमें करना है, और पांचवा रिजॉल्व एट 75। ये जो इन्होंने थीम दिया है प्रधानमंत्री जी ने, मुझे लगता है हर देशवासी को और हम प्रशासन की ओर से आपको भरोसा देना चाहते हैं कि ईमानदारी से इन कार्यक्रमों को हम आगे करने की हर संभव कोशिश करेंगे। इन 5 पिलर्स के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के हर कोने, हर वर्ग के योगदान को जन भागीदारी के माध्यम से लोगों के सामने हम लाना चाहते हैं। भाइयों बहनों, आयतय ब्राह्मण का एक सूत्र है, कलि शयानो भवति संजिहा नस्तु द्वापर उत्तिष्ठम स्थित्रा भवति कृतम संपदते चरण चरैवेति चरैवेति चरैवेति। जो सो रहा है वह कलि है, निद्रा से उठकर बैठने वाला वो द्वापर है और उठकर खड़ा हो जाने वाला वो त्रेता है, लेकिन जो चल पड़ता है वही कृतयुग है, सतयुग है, स्वर्ण युग बन जाता है। और इसीलिए चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, जब तक अभीष्ट लक्ष्य हमें प्राप्त नहीं होगा, अनवरत चल के उस लक्ष्य को हमें प्राप्त करना होगा, जिसके लिए राजेंद्र सिंह जी, मकबूल शेरवानी ऐसे तमाम शहीदों ने अपना बलिदान दिया। यह सूत्र ही हमारी प्रेरणा होनी चाहिए। आजादी के अमृत महोत्सव की यात्रा ये हमारी मंजिल है और अगर हम हर कदम परिपूर्णता के साथ, बोध की समग्रता के साथ रखेंगे तो निश्चित रूप से वर्तमान पीढ़ी जिसके कंधे पर विकास की, आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर और आत्मनिर्भर भारत बनाने की जिम्मेदारी, उसे सतयुग अर्जित करने के लिए, अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा मिलेगी, ये मुझे विश्वास है। महाकवि बल्लभ राय तरंगणी में एक बात कहते हैं, इतिहासकार की लेखनी राग द्वेष से मुक्त होनी चाहिए। मैं मानता हूँ इस बात को, यह बात किसी भी लेखक के ऊपर लागू होगी। जिस धरती को ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी और उनके साथियों ने खून से सींचा, उसके बाद जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, विराग्रह होगा, इस पर विचार करने की जरूरत है। इस पर बहुत कुछ लिखा गया है, कहा गया है, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने अंतरात्मा में झांक करके देखिए तो उसके बाद हुआ क्या और तब इसका विश्लेषण कीजिए। मैं मानता हूँ कि हमारी नई पीढ़ी ने भी उसे पढ़ा है, समझा। जम्मू कश्मीर का सामान्य नागरिक परेशानी में क्यों है, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इनके मूल कारणों में जाने की जरूरत है। चौधर के रास्ते पर चलने वाले लेखकों की 2-4 बातें अगर उद्धृत की जाए तो मुझे लगता है उचित होगा। जिस आदर्श की बुनियाद पर हमने स्वाधीनता हासिल की, वही वंचितों, शोषितों को क्या अधिकार मिल सका, क्या युवा देश के बाकी हिस्सों में जिस तरह से तरक्की किया उसे तरक्की मिल सकी, ये सब प्रश्न है जिन पर विचार करने की जरूरत है। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी, मकबूल शेरवानी और उनके जैसे बलिदानी योद्धाओं के आदर्शों को क्या हमने याद रखा, क्या इतिहास की किताबों में हम अपनी भावी पीढ़ी को इनके बलिदानों के बारे में बता सके, इन प्रश्नों पर आज हमें विचार करने की जरूरत है। 5 अगस्त
2019 को मुझे लगता है कि देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री ने नीतियों को बदला और एक बड़ा प्रहार मुझे लगता है कि हुआ है। अनेक ऐसे कानून जो गरीबों, वंचितों और तमाम लोगों को हक देने में बाधक थे, उन कानूनों को बदलने का काम देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री ने किया है। और हम कह सकते हैं कि हमारे किसान, हमारी युवा पीढ़ी का हाथ मजबूत हो, इसके लिए जो भी करना होगा कानून में बदलाव, वो भी देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारा प्रशासन करेगा। मैं आपको भरोसा देना चाहता हूँ कि परियोजनाओं में गति हो, पारदर्शिता हो, लोगों की भलाई के लिए काम हो, इसकी हम कोशिश कर रहे हैं। और हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि हमारे मन में कोई चोर नहीं है। आपको कुछ भी लगता है कि गलत हो रहा है, दरवाजा खुला है, पाइए, बताइए, हम स्वागत करेंगे आपका। और हम नियत ईमानदारी की नीयत से हम चाहते हैं कि बदलाव की इस बयार को निश्चित रूप से तेज किया जाए, ताकि जम्मू कश्मीर भी देश के बाकी राज्यों की तरह विकास की जो गति है, उस गति के साथ चल सके। इस काम को हम आने वाले दिनों में करना चाहते हैं। आप सब जानते हैं, मैंने बस स्टैंड के उद्घाटन में कई यहाँ सम्मानीय लोग हैं, उस दिन मैंने एक बात कही और मुझे लगता है कि मैं आज दोहराना चाहता हूँ। इतनी संपदा होने के बावजूद क्या कारण रहा है कि आज भी 977 गांव हैं जो सड़क से नहीं जुड़े? क्या कारण है देश के विभिन्न हिस्सों में, ग्रामीण अंचलों में 20 घंटे 22 घंटे बिजली मिल रही है? कारण क्या है कि जम्मू जैसे शहर में भी 20-22 घंटे बिजली देना एक कठिन काम। आप सब जानते हैं। मुझे लगता है कि इन प्रश्नों को विचार करिए। पिछले साल का जो जम्मू का बजट था 1 लाख करोड़ रुपए का, और जम्मू कश्मीर की आबादी 1 करोड़ 30 लाख। बिहार का बजट पिछले साल का 2 लाख करोड़ था, और बिहार की आबादी 11 करोड़ से ज्यादा 12 करोड़। उत्तर प्रदेश का बजट 5 लाख करोड़ का, उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ 26 करोड़। मैं यूपी बिहार की बात इसलिए कर रहा हूँ कि वो भी देश के पिछड़े राज्यों में उनकी जिंदगी। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज वहाँ किसी गांव में सड़क बनाने की जरूरत नहीं रह गई। वहाँ के गांव में 20 घंटे 22 घंटे बिजली आ रही है। समझने की बात है कि बजट का ज्यादा आवंटन होने के बाद भी 73 वर्षों में सड़क, बिजली और पानी यहाँ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, इस पर आप विचार करिए। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि राजेंद्र सिंह जी को असली श्रद्धांजलि होगी, इन तमाम शहीदों को असली श्रद्धांजलि होगी कि आने वाले 2.5-3 वर्षों में जो 72 साल में नहीं हुआ है, हम सब मिल करके उसे पूरा करें, तब हम सही श्रद्धांजलि से मानेंगे। और इस काम को हम ईमानदारी से करना चाहते हैं। मैं किसी के ऊपर कोई आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ। जो व्यवस्था थी वो व्यवस्था चली है, लेकिन एक नई व्यवस्था के अंतर्गत लोगों को उनका अधिकार मिले, उनका हक मिले, ये बात हम सब ईमानदारी की कोशिश करेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा में 26 जनवरी 1950 को एक बात कही थी कि राजनीतिक समानता तो हमें मिल गई, लेकिन सामाजिक और आर्थिक समानता पर